हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फॉर्मूले हम यहाँ पे सीखेंगे एक्सेल में जो एज अकाउंटेंट आपको आने चाहिए। देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको दो चीज़ आनी चाहिए, सबसे पहले टैली और दूसरा एक्सेल। तो टैली को लेकर मैंने एक अलग चैनल बना रखा है जहाँ पे सिर्फ टैली से जुड़ी वीडियोस में अपलोड करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक दे दिया है, उस चैनल को आप विजिट ज़रूर करना। और दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस चैनल में सिर्फ एक्सेल से जुड़ी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और ख़ास तौर में इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सेल के यहाँ पे फॉर्मूले सीखेंगे जो एज अकाउंटेंट आपको आने चाहिए, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं फाइनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और सबसे पहला फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अकाउंटेंट, वो है एग्रीगेट फॉर्मूला। तो ये आपको आना चाहिए, तभी आप एज अकाउंटेंट सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि एग्रीगेट फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आपको इसे एक्सेल में यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक कंपनी का डाटा है, छोटा सा डाटा है। इस डाटा के बेसिस में हम इस फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिखी हुई है और यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट है जो आपने खरीदे, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ये ब्रांड है, किस ब्रांड का आपने खरीदा है, ये उनकी प्राइस है 1 यूनिट की। और ये क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी का आपने यहाँ पे खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है। और ये टोटल अमाउंट है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन अमाउंट का, टोटल अमाउंट का आपको यहाँ पे एडिशन करना है। तो एक एक्सेल का जो बिगनर है, जो एक्सेल सीख रहा है, कुछ इस तरह से ऐड करता है। सबसे पहले सेल को वो सेलेक्ट करता है और सारे सेल को सेलेक्ट करता है जिनको उसे ऐड करना है। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे ऑटो सम में जाके ओके करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड तो हो गया, लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका है। अगर ये तरीका आप किसी इंटरव्यू में लगाएंगे, अगर मान लीजिए कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे कुछ, उसने आपको कुछ दे रखा है ऐड करने को, तो कुछ इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे, बच्चों वाला तरीका अगर आप अपनाएंगे, तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है ये इंटरव्यू के लिहाज से सही नहीं है। आपको इस तरीके को थोड़ा सा अपडेट करना होगा। तो आपको कैसे ऐड करना है, सबसे पहले इस नंबर को हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पहले सेल को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट, कंट्रोल और डाउन एरो। तो इससे वो पूरा एरे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो जैसे आप यहाँ पे दबाएंगे तो आप नीचे दिखेंगे, इसका यहाँ पे एडिशन हो चुका है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, ठीक है, जो इंटरव्यू में एक्सेप्ट होता है, और वो है सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला के बेसिस में भी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ सम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर लिखेंगे सम, ठीक है। उसके बाद उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, टॉप से लेकर लास्ट तक, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पूरी रेंज का जो एडिशन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। हम इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें हम सॉर्ट लगाते हैं, कंट्रोल T करेंगे और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग इस टेबल में लगा रखी है, तो आपको ये कॉलम को सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे ओके करेंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं इस हेडर जो रो थी इसमें हमारा यहाँ पे सॉर्ट लग गया है। तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है, इन सारे कॉलम को आप यहाँ पे किसी कंडीशन के बेसिस में हम यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। और जो भी रो में हम यहाँ पे सॉर्ट लगाएंगे, बाकी जितने भी कॉलम हैं वो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो चलिए इसे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, जो क्वांटिटी होती है वो नंबर में होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एडिशन कर लेते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पे इसका एडिशन आ गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है ऑब्वियसली बात है नंबर में आती है। चलिए इस नंबर को हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसकी जगह पे हम जैसे मान लीजिए कोई अल्फाबेट लिख देते हैं, जैसे हम D लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, वैल्यू करके एक एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगा रखा था, इसी के चलते यहाँ पे एरर आ गया। और थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे अभी तक एडिशन दिखा रहा था, यहाँ पे भी एरर आ चुका है। क्यों एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे एरर है। जब तक कि ये एरर यहाँ से हटेगा नहीं, तब तक इसका जो एडिशन है वो सही नहीं होगा। तो क्या एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे इस तरह का एरर को आप इग्नोर कर सके और सिर्फ नंबर, ठीक है, किसी कॉलम में सिर्फ नंबर लिखिए, सिर्फ वही ऐड हो और जो एरर है वो सारे के सारे इग्नोर हो जाए? तो जो इसका आंसर है वो है हाँ, एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप
किसी कॉलम में अगर नंबर भी लिखें, एरर भी लिखें, लेकिन एरर को अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, सिर्फ नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो एग्रीगेट फॉर्मूला से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको हम यहाँ पे मर्ज करके बड़ा कर लेते हैं। नाम लेता हूँ एग्रीगेट, ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी रेंज है, ठीक है। हमको इसको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन इस एरर को हमें यहाँ पे इग्नोर करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एग्रीगेट, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको इस एरे में, इस कॉलम में आपको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड में क्या लिखा है? सम। सम से पहले क्या लिखा है? 9। तो आपको यहाँ पे 9 को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है कि इस कॉलम में, ये जो कॉलम है जिसमें से आपको ऐड करना है, इसमें आपको क्या इग्नोर करना है। तो हमको क्या इग्नोर करना है? हमको एरर वैल्यू, इग्नोर एरर वैल्यू। जहां भी एरर है उस एरर को बस इग्नोर कर दो, बाकी जहां पे फिगर लिखा है उस फिगर को आपको ऐड करना है। तो हमें क्या करना है? 6। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इग्नोर एरर वैल्यू। तो हमको यहाँ पे एरर हटाने के लिए 6 टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद पूछ रहा है एरे, ठीक है। एरे में आपको उस सारे डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जिसे आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले सेल से लेकर लास्ट सेल तक आपको इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट आपको इस तरह से बंद करना है और आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो जो एरर है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा और जहाँ पे सिर्फ फिगर लिखा है वो यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है एग्रीगेट फॉर्मूला। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और टिपिकल करते हैं। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट में हम यहाँ पे टैप करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल को हम यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे आपको सिर्फ कीबोर्ड का डिटेल देखने को मिलेगा, बाकी जितना भी डिटेल है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्ट लगा दिया। लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट के बगल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था ये फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट ऑल अगर हम करते हैं तो ये जो अमाउंट है कितना निकल के आ रहा है? टोटल 721645। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉर्ट लगाते हैं और सिर्फ कीबोर्ड को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फिर भी ये अमाउंट है अपडेट नहीं हुआ। इसको कम हो जाना चाहिए, सिर्फ इन तीनों का टोटल होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये सारों का टोटल दिखा रहा है। यानी कि जो रो यहाँ पे हाइड हो चुकी है उनका भी ये अभी भी टोटल दिखा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो रो यहाँ पे हाइड हो चुकी है सॉर्ट लगाने के बाद उसका टोटल ये ना करे, सिर्फ उनका करे जो यहाँ पे इसे शो हो रहा है, यानी कि सिर्फ 3 रो का करे। तो ऐसे में जो सम फॉर्मूला होता है वो काम नहीं करेगा, यहाँ भी एग्रीगेटिव फॉर्मूला करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? फिर से आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद जो सेकंड वाला यहाँ पे नंबर है इस पे आपको टैप करना है, इसको बैक स्पेस आपको दबाना है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ इग्नोर एरर वैल्यू, यानी कि जहां पे एरर है सिर्फ उसी को इग्नोर कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? हमें तीसरे वाले यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो क्या कहता है? इग्नोर हिडन रोज, यानी कि जो रो यहाँ पे हाइड है उसको भी इग्नोर करो, एरर वैल्यू अगर एरर है उसको भी इग्नोर करो, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन इसको भी इग्नोर करो। तो आपको क्या करना है? क्योंकि जो रो यहाँ पे हाइड है, ठीक है, उसको भी आपको हाइड करना है। जो रो आपने सॉर्ट के बेसिस में यहाँ पे हाइड कर दी है वो टोटल में यहाँ पे काउंट ना हो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे अब आप देखेंगे सही तरीके से ये टोटल कर रहा है। चलिए काम करते हैं, फिर से हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं और चलिए मान लेते हैं हम माउस के बेसिस पे हम इसे सॉर्ट करते हैं। तो माउस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इन तीनों का जो एडिशन होता है वो इसके बराबर आ रहा है। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का डाटा है जहाँ पे कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, जहाँ पे आपको ऐड करना है वहाँ पे एरर भी है, साथ ही साथ उस टेबल में सॉर्ट भी लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्रीगेट फंक्शन से इस चीज़ को यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, हर कंपनी में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे सीख पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का नाम है ईओ मंथ, यानी कि एंड ऑफ मंथ। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी कंपनियों में ये फॉर्मूला यूज़ होता है रेगुलर बेसिस में। तो चलिए स्टडी करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट लिखते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे हमने डेट डाल दी 22 मई 2022, ठीक है, तो हमने डेट डाल दी। तो ये जो फॉर्मूला है जो कहता है ईओ मंथ, ये क्या करता है, जो भी डेट आपने डाल रखी है, जो भी महीने की डेट है, उस महीने की आखिरी तारीख आपको बता देता है। जैसे कि ये 22 मई 2022 है, इस महीने की आपको लास्ट डेट जाननी है, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना होगा। इस फॉर्मूले के बेसिस में आप इस महीने की लास्ट तारीख आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ईओ मंथ, ठीक है, तो ईओ मंथ से पहले आपको इक्वल टू लगाना होगा। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उससे पहले इक्वल टू लगाते हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या पूछा, स्टार्ट डेट ये हुई। उसके बाद अगर आपको इसी महीने की लास्ट डेट जाननी है तो आपको 0 लगाना होगा। 0 लगा के आपको ब्रैकेट बंद करना होगा, एंटर करना होगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो मई की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई, जो आपके सामने है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी डेट लिखी है उसी डेट का महीने की लास्ट तारीख जाननी है, ठीक है, यानी कि जो करंट महीना है उसी की लास्ट डेट जाननी है, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना होगा। अब मान लीजिए अगर आपको अगले महीने की जो भी अगला महीना आएगा, यानी कि मई के बाद जो अगला महीना आता है जून आता है, जून की जो लास्ट डेट आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको 1 यूज़ करना होगा, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जून की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 जून 2022। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का जानना है, तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हर महीने की लास्ट डेट यहाँ पे जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको कैलेंडर बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, गूगल में चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन से महीने में कितनी टोटल डेट होती हैं। आप इस फॉर्मूला से जान सकते हैं कि किसी महीने की लास्ट डेट कौन सी होती है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए प्रेजेंट महीने की अगर आपको लास्ट डेट जाननी है तो उसके लिए 0 यूज़ करना होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अगर आपको पहले जाना है, जैसे कि ये मई है, ठीक है, आपको अप्रैल की जानना है कि अप्रैल की जो महीना था उसकी लास्ट डेट कौन सी थी, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 0 के जगह पे आपको क्या करना है, -1 लगाना है। आगे जाने के लिए आपको सिर्फ 1 लगाना है, पीछे आने के लिए आपको -1 लगाना है। -1 लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल हमारी जो प्रेजेंट डेट क्या थी, 22 मई थी। मई से पहले क्या आता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या हुई, 30 अप्रैल 2022, ठीक है। तो आगे जाने के लिए आपको 1 लगाना है, ठीक है, और पीछे आने के लिए आपको -1 लगाना है। और प्रेजेंट डेट का जो भी मंथ है उस मंथ की आपको लास्ट डेट अगर जाननी है तो आपको उस केस में यहाँ पे 0 लगाना होगा, ठीक है। 0 लगाएंगे तो जो आपने डेट यहाँ पे लिखी है उसी डेट का जो महीना है उसी महीने की लास्ट डेट आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये है ईओ मंथ, यानी कि एंड ऑफ मंथ। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कंपनी इस फॉर्मूले का यूज़ तब करती है जब सैलरी निकालनी होती है। जैसे कि आपको पता होगा, महीना जब पूरा हो जाता है उसके बाद सैलरी बनाई जाती है, तो यहाँ पे बार बार कैलेंडर देखना पड़ता है कि महीने की लास्ट डेट क्या थी। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं। फरवरी जैसे कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। तो ऐसे में इस फॉर्मूले को लगा के आप जान सकते हैं कि ये जो महीना है या आने वाले महीना में कितने डेज हैं। तो इस बेसिस में आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बेसिस में आप सैलरी बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं ईओ मंथ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फॉर्मूला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इस फॉर्मूले का जो नाम है वो है ई डेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे डेट डालते हैं, कोई भी रैंडम डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी 22 मई 2022, जो आज की डेट है। अब मान लीजिए इस डेट में आपको 4 महीने का टाइम यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि इस डेट में आपको 4 महीने ऐड करने। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे और फॉर्मूला डालेंगे ई डेट, ठीक है। ई डेट यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट में हमको इस सेल को सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर एंटर करना है। कितने महीने आपको इस डेट में ऐड करने वो आपको डाल देना है। जैसे कि 2 महीने आपको यहाँ पे ऐड करने, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस डेट में इसने 2 महीने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप किसी सामान को उधार में बेचते हैं। यानी कि जो डेटर होता है आपसे कहता है कि वो आपको 2 महीने बाद पैसे देगा। जैसे मान लीजिए 22 तारीख को आपने कोई सामान बेचा, तो जो आपका डेटर है जिसको आपने उधार में सामान बेचा उसने कहा कि वो आपको 2 महीने बाद जो है पैसे वापस करेगा। तो आप इस फॉर्मूले से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो डेट है जिस दिन आपने उसको सामान बेचा है उसमें अगर 2 महीने हम ऐड कर देते हैं तो आखिर कब ये 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो ये 22/7/2022 को पूरे हो जाएंगे। तो इस डेट तक अगर वो पैसा आपका दे देता है अच्छी बात है,
अगर इस डेट तक वो पैसा नहीं देता उसके बाद आप उस डेटर से इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ई डेट, आपको इसे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट का फॉर्मूला है जो कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका नाम है workdays.int यानी कि इंटरनेशनल वर्क डेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए एग्जांपल के बेसिस में समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हमने यहाँ पे डेट डाल दी। देखिए अगर आपको कोई डेट में कोई नंबर ऑफ डेज को ऐड करना है और जो डेज निकल के आएगी उसमें से सबसे पहले अगर आपको वीक डेज हटाना है और जितनी भी उसी महीने सरकारी छुट्टियां पड़ेंगी उसको भी अगर आपको हटाना है, तो ऐसे में आपको workdays.int फॉर्मूला को यहाँ पे आपको यूज़ करना है। देखिए ये जो फॉर्मूला बेसिकली कंपनी में तब यूज़ होता है जैसे मान लीजिए कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो छुट्टी अनाउंस करती है, जैसे कि 15 दिन की छुट्टी होगी, या स्कूलों में आपने देखा होगा मई जून की छुट्टी अनाउंस की जाती है, जाड़ों की छुट्टी अनाउंस की जाती है कि 15 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। और जो 15 दिन की छुट्टी होगी उसमें जितने भी वीक डेज होते हैं वो काउंट नहीं होंगे, और जितनी भी सरकारी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं ये भी काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे workdays.int फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक डेट है, रैंडम डेट है 22 मई 2022। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाते हैं वर्क डे, ठीक है, workday.int यानी कि workdays.international। उसके बाद सबसे पहले पूछा है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट आपको ये सेलेक्ट करनी है, इस दिन आपकी छुट्टी ऑफिस में अनाउंस की गई है। उसके बाद पूछ रहा है डेज, कितने दिन की छुट्टी आपने अनाउंस की है। ठीक है, 15 दिन की, जैसे मान लीजिए आपका एक कंपनी आपने 15 दिन की छुट्टी अनाउंस की है। और उसके बाद पूछ रहा है कि आपके ऑफिस में वीक डेज कौन कौन से होते हैं जो इस 15 दिन की छुट्टी से आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, संडे, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जो भी आपका ऑफिस का वीक डेज है। जैसे मान लीजिए संडे आपका ऑफिस का वीक डेज है, आपको यहाँ पे संडे को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा करना है। उसके बाद उस महीने में, जिस महीने में आपने छुट्टी अनाउंस कर रखी या उसके अगले महीने में अगर 15 दिन जाते हैं, ठीक है, तो जो भी छुट्टी यहाँ पे आएगी बीच में वो सारी छुट्टी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब 22 मई को हम यहाँ पे छुट्टी अनाउंस करें तो ऑब्वियस सी बात है ये छुट्टियाँ आपकी जून तक जाएगी। तो 22 मई से लेकर जून तक जितनी भी सरकारी छुट्टी है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है जो छुट्टी यहाँ पे बीच में आएंगी। इसके बाद आपको ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे कोड में यहाँ पे डेट दिखा रहा है। तो इसको डेट फॉर्मेट में करने के लिए आपको यहाँ पे जनरल करके ऑप्शन में आपको यहाँ पे जाना है और शॉर्ट डेट पे आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस डेट में 15 दिन ऐड करेंगे तो ये डेट निकल के आएगी, और इस डेट में जितने भी वीक डेज होते हैं जैसे कि संडे है वो यहाँ पे इसमें इग्नोर कर दिया गया है, और जितनी भी सरकारी छुट्टी जो 15 दिन की आपने दे रखी थी उसमें कोई सरकारी छुट्टी आई है वो भी यहाँ पे इग्नोर हो चुकी है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम कहते हैं वर्क डेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्कूलों में भी इसका यूज़ होता है, ऑफिसों में भी होता है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तभी आप इस फॉर्मूले को सीख पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन फंक्शन है और बहुत ही इजी है, बड़ी आसानी से आप इसे समझ लेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके चलते मैं इसको आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कभी कभार ये होता है कि हम जो एक्सेल में डाटा होता है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए MS वर्ड से किया, आपने नोटपैड से किया, आपने MS एक्सेस से किया। तो जब आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आप एक्सेल में कोई डाटा या कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो जो सेटिंग होती है वो बिगड़ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, यहाँ भी स्पेस हो गया, कहीं पे स्पेस कम हो गया, कहीं पे ज़्यादा हो गया। तो इसको ठीक कैसे करें, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है इस एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे हटाएं। अगर आप ऐसे एक एक करके हटाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप एक हटाएंगे फिर इसको हटाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन का नाम है ट्रिम। तो ट्रिम की बेसिस पे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं सेंटेंस के बीच में वो हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो कंपनी में ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है। आपको इसके बगल में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इक्वल टू लगाना है, ट्रिम लिखना है, उसके बाद इस पर ओके करना है। उसके बाद इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था इस सेंटेंस के बीच में वो सारा का सारा यहाँ पे हट चुका है। उसके बाद आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले को आपको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करना है।
तो जैसे आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस थी, सबके सामने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो खत्म हो गई है। तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में या किसी स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा स्पेसेस आ चुकी है तो ट्रिम फंक्शन की मदद से जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है सेंटेंस के बीच में वो आप यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी में ये फॉर्मूला यूज़ होता है और इस फॉर्मूला का जो नाम है वो है सम इफ एस। जो नॉर्मल सम वाला फॉर्मूला है उससे हम क्या करते हैं, किसी फिगर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि आपने इसको यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद हम जब यहाँ पे ऑल प्लस इक्वल टू करेंगे तो नॉर्मल हमारा यहाँ पे सम हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल सम वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, SUM लिखेंगे, उसके बाद इस रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो सम फॉर्मूले से जो सिंपल एडिशन होता है फिगर का वो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आता है वो आता है सम इफ, ठीक है। तो किसी क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो वहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है सम इफ। लेकिन जो फॉर्मूला हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो है सम इफ एस। तो अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस में कोई चीज़ ऐड करनी है तो ऐसे में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो है सम इफ एस। तो हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के बेसिस में समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे डाटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो 5 तारीख यानी कि 5 मई को हमने जो अगर CPU खरीदा था, ठीक है, 5 तारीख को अगर हमने CPU खरीदा था तो कितने वैल्यू का हमने यहाँ पे CPU यहाँ पे खरीदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी है। तो 5 तारीख को हमने जो है 3 ट्रांजेक्शन किए, जहाँ पे हमने रैम खरीदा है, CPU खरीदा है, मॉनिटर खरीदा है। तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि 5 तारीख को अगर आपने CPU खरीदा था तो कितने वैल्यू का आपने यहाँ पे CPU खरीदा है, उस अमाउंट को यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ एस, ठीक है, ओके करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, 5 तारीख में जो आपने अगर CPU खरीदा था तो कितने वैल्यू यानी कि कितने अमाउंट का आपने CPU खरीदा था। तो जो सम रेंज है आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इसने आपको इस पूरी रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये हुई आपकी सम रेंज। इसके बाद आपको कॉमा करना है। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो किस कॉलम में आ रहा है यानी कि किस रेंज में आ रहा है, आपकी जो डेट है वो इस रेंज में आ रही है। तो इस रेंज को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, इस क्राइटेरिया यानी कि पहले क्राइटेरिया को आपको सेलेक्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या है, CPU आपका किस रेंज में आ रहा है, CPU आपका इस रेंज में आ रहा है, पूरी रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद दोबारा आपको उसी जो क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया जिसका अभी आपने रेंज सेलेक्ट किया था उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका कोई और क्राइटेरिया है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया थे, इसने हमने सम इफ एस फॉर्मूला यूज़ किया तो दोनों क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद फॉर्मूला को हम यहाँ पे बंद करेंगे, ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देख पाएंगे 72,000 यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए देखते हैं कि क्रॉस चेक करते हैं कि ये सही निकाला है या नहीं निकाला। तो 5 तारीख की डेट में हमने 3 ट्रांजेक्शन किए थे, इसे हम चलिए काम करते हैं, येलो कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 तारीख को हमने रैम खरीदा था, CPU खरीदा था और मॉनिटर खरीदा था। तो हमने 5 तारीख को सिर्फ एक ही CPU खरीदा है जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 72,000 है, जो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। तो ये होता है सम इफ एस फॉर्मूला। मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो आपको सम इफ एस फॉर्मूला लगाना होगा। अगर एक क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको ऐड करना है तो आपको सिंपल सम इफ फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर कंपनी में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर कंपनी में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस फॉर्मूले में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सर का फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनफैक्ट कहूँगा जो सम इफ एस जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है काउंट इफ एस। जो नॉर्मल काउंट इफ फंक्शन होता है वो एक क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन काउंट इफ एस यानी कि जब लास्ट में एस लिखा हो तो मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है तो ऐसे में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है काउंट इफ एस। तो चलिए हम एग्जाम्पल के बेसिस में समझते हैं कि काउंट इफ एस फॉर्मूला आपको कैसे यूज़ करना है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपनी का डाटा है, तो हमको क्या करना है, हमको क्या चीज़ काउंट करनी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने मेल ऐसे हैं जो असिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्राइटेरिया है, पहला फाइनेंस है, दूसरा मेल है और तीसरा असिस्टेंट है। तो ऐसे में हमको यूज़ करना है काउंट इफ एस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये यहाँ पे काउंट करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने मेल ऐसे हैं जो असिस्टेंट है, आपको इनकी संख्या को गिनना है। तो ऐसे में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काउंट इफ एस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ एस, इसे हम ओके करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंस। ठीक है, तो जो फाइनेंस है उसका रेंज क्या है, यानी कि जो फाइनेंस है वो किस रेंज में आ रहा है। तो हमारा ये जो फाइनेंस है डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, तो ये इसका रेंज हुआ। तो इस रेंज को आपको पूरा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद क्राइटेरिया 1 आपका फाइनेंस हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कॉमा देना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, मेल है। तो मेल का रेंज क्या है, यानी कि मेल किस कॉलम में आ रहा है, उस पूरे रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जेंडर के नीचे आपको पूरा रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है और दूसरा जो क्राइटेरिया उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया है, इसका जो रेंज है, यानी कि जो असिस्टेंट है वो डेजिग्नेशन के अंदर आता है, डेजिग्नेशन के अंदर असिस्टेंट आता है। तो ये इसकी पूरी रेंज हो गई। इस रेंज को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है और जो तीसरा क्राइटेरिया है उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को आपको यहाँ पे बंद करना है, एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे इसने संख्या आपको बता दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक मेल है और जो एक मेल है वो असिस्टेंट है। सवाल क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितने मेल ऐसे हैं जो असिस्टेंट है, जो इसकी संख्या निकल के आई है, यानी कि जो इसका आंसर है 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक मेल है जो असिस्टेंट है। ठीक है, मैं इसे चलिए हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यही वो मेल है। ठीक है, अरविंद कुमार, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है और जिसकी डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, उसके बेसिस में अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी हो तो आपको काउंट इफ एस फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्कूलों में यूज़ होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फंक्शन है वो है इफ़ फंक्शन। तो मैं कहूँगा इफ़ फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर कंपनी में या स्कूलों में यूज़ होता है। तो बेसिकली जो इफ़ फंक्शन होता है स्टेटस दिखाने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में, मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर एक पर्टिकुलर मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो आपने रिजल्ट का जो स्टेटस है उसमें मेंशन कर दिया कि पास या फेल। या मान लीजिए किसी कंपनी में जो एम्प्लॉई है उनका एक टारगेट है सेल्स का, अगर जिनने अचीव कर लिया उनमें लिखा है कि टारगेट अचीव, या जिनने अचीव नहीं किया उनके में लिखा है टारगेट नॉट अचीव। तो इस तरह से जहाँ पे आपको कोई स्टेटस को शो कराना है किसी कंडीशन के बेसिस में, तो ऐसे में हम यहाँ पे एक्सेल में यूज़ करते हैं इफ़ फंक्शन। तो इस फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, किसी कंडीशन के बेसिस में जो इफ फंक्शन है आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आपको यहाँ पे बताता है। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल के बेसिस में हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम कराया 100 नंबर का, जहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है वो 60 एंड अबव है। ठीक है, तो यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 60 या 60 से ऊपर लेके आता है, ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है वो पास कहलाया जाएगा। तो इफ फंक्शन से ये जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे कैसे शो करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने 62 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए, तो इसे हम स्टेटस कैसे शो करेंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे, हम लिखेंगे इफ़ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पूछ रहे हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसके बेसिस में हमको जो रिजल्ट का स्टेटस यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन ये है कि अगर ये कॉलम या ये सेल में जो भी लिखा है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि ये सेल में जो भी लिखा है नंबर वो अगर 60 से बड़ा है या 60 के बराबर है, ये आपने कंडीशन यहाँ पे दे दी। कंडीशन देने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके बाद आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको लिखना है। तो अगर इस सेल में जो भी नंबर है वो 60 से बड़ा है या 60 से बराबर है, तो यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, पास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आपको यहाँ पे बंद करना है।
तो पहले आपने स्टेटस यहाँ पे दे दिया, यानी कि ट्रू का जो स्टेटस आप देना चाहते थे वो आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा एल्स के लिए देते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप पास यहाँ पे प्रिंट करा देना, नहीं तो एल्स के लिए हम दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं फेल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपको यहाँ पे बंद करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इसने रिजल्ट यहाँ पे शो करा दिया है कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे पास है, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो 62 हैं और हमारा क्राइटेरिया ये था कि अगर किसी स्टूडेंट के 60 एंड अबव मार्क्स हैं तो वो पास यहाँ पे कहलाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वल टू लगाया, ठीक है, फिर इफ फंक्शन लगाया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, अगर ये सेल 60 से बड़ा है, ये 60 के बराबर है, ये कंडीशन हमने लगाई। उसके बाद हमने कॉमा लगाया। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इफ फंक्शन होता है आपको ट्रू या फॉल्स पे रिजल्ट देता है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको क्या प्रिंट कराना है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमको पास यहाँ पे प्रिंट कराना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको फेल यहाँ पे प्रिंट कराना है। जो भी आपको प्रिंट कराना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको यहाँ पे लिख देना है, एल्स के लिए आपको यहाँ पे कॉमा बीच पे लगा देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटस मेंशन या स्टेटस प्रिंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्कूलों में होता है, कंपनी में होता है। तो इसको आपको मास्टरी करना है। मास्टरी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, तो ये भी आपको सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फॉर्मूला जो हम कह सकते हैं अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं इन सारे फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, वो है वी लुकअप। आप कहीं भी गूगल करिए, यूट्यूब करिए, कोई भी इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे आपसे वी लुकअप तो पूछा ही जाता है। तो वी लुकअप बेसिकली क्या होता है, एक क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आप कॉलम में वर्टिकली कोई चीज़ अगर आपको ढूंढनी होती है तो ऐसे में आपको यूज़ करना होता है वी लुकअप, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला आखिर है क्या। देखिए अगर किसी क्राइटेरिया के बेसिस में अगर आपको किसी टेबल में कोई चीज़ वर्टिकली ढूंढनी होती है तो ऐसे में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम होता है वी लुकअप। तो वी लुकअप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि कोई टेबल में अगर आपको कॉलम वाइज कोई चीज़ को सर्च करनी है तो ऐसे में जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है उसका नाम है वी लुकअप, यानी कि वर्टिकल लुकअप। तो हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के बेसिस में हम समझते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला आपको यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास छोटी सी टेबल है जहाँ पे मोबाइल के हैंडसेट के नाम है, उनका HSN कोड है, यहाँ पे प्राइस लिखी है, यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है। तो हमको क्या करना है, इस टेबल में से ये जो हैंडसेट के नाम यहाँ पे दे रखे हैं इनके प्राइस यहाँ पे प्रिंट कराने हैं, ठीक है। इस टेबल में से जो भी प्राइस इसके सामने लिखा है इन प्राइस को इस हैंडसेट के सामने आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो टेबल है बहुत ज़्यादा छोटी है, तो बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को बता पाएंगे। जैसे नोकिया एक्सिस की जो प्राइस है वो 14,999 है, Realme 9 की जो प्राइस है वो 9,999 है। बड़ी आसानी से आप ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, टाइप करा देंगे। लेकिन आप जब किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे वहाँ जो टेबल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि आपको टेबल को कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, कभी कभार आप कोई चीज़ गलत यहाँ पे टाइप कर देते हैं, देखने में एरर आ जाता है क्योंकि आप इस तरह से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऐसा एरर ना आए और आपको इस तरह से बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े बार बार हर केसेस में, तो ऐसे में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वी लुकअप। वी लुकअप से हम क्राइटेरिया के बेसिस में इस कॉलम में वर्टिकली ढूंढेंगे, यानी कि रियलमी की प्राइस क्या है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, फिर नोकिया की क्या प्राइस है वो जो भी इसकी प्राइस इसके सामने वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ऑटोमेटिक तरीके से ये चीज़ यहाँ पे होगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो टॉप है, सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है नोकिया X6, बस हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वी लुक अप, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हम किस चीज़ की हमको प्राइस जाननी है, हमको नोकिया X6 की जाननी है, ठीक है। लुकअप वैल्यू मतलब किस चीज़ की आपको प्राइस जाननी है, उस सेल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, तो यहाँ पे आपको उस पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जिसमें से आपको डाटा ढूंढना है। तो पूरी टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, यानी कि जिस कॉलम में से हमको ढूंढना है नोकिया की प्राइस वो कौन से नंबर का कॉलम है,
ठीक है, हमको प्राइस ढूंढना है नोकिया का, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ये कौन से नंबर में आ रहा है कॉलम, यानी फ्रॉम लेफ्ट, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट से आपको काउंट करना है 1 2 3, तो तीसरा कॉलम आपका ये हुआ, तो 3 आपको टाइप करना है। उसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो आपको यहाँ पे 0 टाइप करना होगा, या आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं। और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ट्रू, ठीक है। लेकिन हमको एग्जैक्ट आपको चाहिए, जब एग्जैक्ट आपको चाहिए होता है, ठीक है, तो ऐसे में आपको 0 लिखना होता है और आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि नोकिया की जो प्राइस है, नोकिया X6 की जो प्राइस है जो है 14,999, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। बाकी के केस में आपको यही चीज़ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे सबकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। आपको बार बार इसको स्क्रॉल करके बार बार आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। तो इस तरह से आपको VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है। किसी क्राइटेरिया के बेसिस में किसी टेबल में वर्टिकली अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो इस फॉर्मूले के बेसिस में आप ढूंढ सकते हैं और प्रिंट यहाँ पे करा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर कंपनी में इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, कंपनी में प्रैक्टिकल भी आपको ये फॉर्मूला कई बार यूज़ करना होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पे मास्टरी हासिल होगी। तो फाइनली ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। टैली तो आनी चाहिए, साथ ही साथ टैली के साथ साथ एक्सेल में आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। एज अकाउंटेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपने ये फॉर्मूले में मास्टरी हासिल कर ली और टैली में भी अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो आगे चल के एक्सेल पे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जो एज अकाउंटेंट आपको आना चाहिए। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।